Introducing the Current Affairs Workbook. It is an activity-driven learning comprising summaries, quick facts, MCQs, true-false statements, mains practice questions, and ethics case studies, consolidated into a comprehensive workbook. Dive into our monthly magazine summary, a concise overview capturing key insights, events, and trends of the month. Unlock the power of our Quick Facts block, your rapid reference toolkit with essential facts, figures, and critical statistics. Experience our dynamic activities like MCQs and true-false statements to subjective questions and ethics case studies that refine your analytical thinking and articulation skills. Track your progress with our dedicated self-evaluation page, your personal growth monitoring and improvement tool. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा कोल 2024 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2027 रिपोर्ट प्रकाशित की गई। स्मार्ट सिटीज मिशन SCM ने कई उपलब्धियां हासिल की। जापान और भारत के स्टार्टअप्स अंतरिक्ष से मलबे को हटाने के लिए संयुक्त रूप से एक अध्ययन करेंगे। ILO कार्यबल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर वैश्विक अनुमान का चौथा संस्करण जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए निर्देश और सुझाव जारी किए। भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा कोल 2024 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2027 रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में कोयले के ग्रेड और क्षेत्र के अनुसार कोयले की मांग, आपूर्ति एवं व्यापार के रुझानों तथा पूर्वानुमानों को प्रस्तुत किया गया है। चलिए कोयले के उपयोग की दिशा समझते हैं। पहला है कोयले की मांग। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोयले की मांग में गिरावट होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया में इसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। भारत में आर्थिक समृद्धि से जुड़ी विद्युत की उच्च मांग के चलते कोयले की मांग में सबसे अधिक वृद्धि होने की संभावना है। दूसरा है कोयले का उत्पादन। वैश्विक स्तर पर 2024 में कोयले का उत्पादन अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने और फिर 2027 तक स्थिर होने की उम्मीद है। भारत वैश्विक स्तर पर कोयले के उत्पादन वृद्धि में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन सकता है। साथ ही भारत में 2023 में कोयले का उत्पादन 10% की वृद्धि के साथ 1 बिलियन टन से अधिक हो गया था। 2024 में कोयला उत्पादन में 8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हुए कोयले के लगातार उपयोग के लिए जिम्मेदार कारक जानते हैं। पहला कारक है बढ़ती मांग। आर्थिक समृद्धि के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु विद्युत, औद्योगिक विकास और अवसंरचना के विकास के लिए कोयले की मांग बढ़ रही है। दूसरा है मौसम संबंधी उतार चढ़ाव। पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन में उतार चढ़ाव को कोयला आधारित सतत, विश्वसनीय एवं किफायती बिजली से संतुलित किया जाता है। तीसरा है विद्युत की मांग को बढ़ाने वाले दो कारक। परिवहन और औद्योगिक हीटिंग जैसी सेवाएं पहले किसी अन्य ईंधन स्रोतों पर निर्भर थी, लेकिन इन सेवाओं का विद्युतीकरण होने से बिजली की मांग में काफी वृद्धि हुई है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग। इसी तरह डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए क्षेत्रों के उदय से भी ऊर्जा की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। इन क्षेत्रों में ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है। और आखिरी है कोयला निर्यातकों की लाभप्रदता। कोविड-19 और 2022 के ऊर्जा संकट के बाद कोयला निर्यातकों का मुनाफा बढ़ा है। अंत में कोयले के उपयोग को संतुलित करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहली पहल है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसके तहत PM कुसुम, PM सूर्य, घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। दूसरी है माइन ओपनिंग पर मिशन मॉड्यूल। यह कोयला खदानों के लिए मंजूरी प्रक्रिया को तेज करता है। और आखिरी है ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन में कमी करना। इसके लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यानी FGD और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP आदि तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्मार्ट सिटीज मिशन यानी SCM ने कई उपलब्धियां हासिल की। स्मार्ट सिटीज मिशन SCM के तहत 91% परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इससे शहरों को स्मार्ट और अधिक रहने योग्य बनाने में मदद मिल रही है। चलिए सबसे पहले जानते हैं स्मार्ट सिटीज मिशन SCM के बारे में। इसे 2015 में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य दक्ष सेवाएं, मजबूत अवसंरचना और संधारणीय समाधान उपलब्ध कराकर देश के 100 शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। आपको बता दें कि इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए 2 प्रमुख तरीके हैं।
पहला, क्षेत्र आधारित विकास यानी ABD करना। इसमें शहर के किन्हीं विशेष क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। और दूसरा है अखिल शहर परियोजनाएं बनाना। इनमें पूरे शहर की अवसंरचनाओं एवं सेवाओं में सुधार और विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ इस मिशन के अन्य पहलू देखें तो मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV की स्थापना की गई है तथा परियोजना के लिए कई स्रोतों से फंड जुटाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और शहर के विकास में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। मिशन की मुख्य उपलब्धियां देखें तो पहली है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC। सभी 100 स्मार्ट शहरों में ICCC कार्य कर रहे हैं। ये सेंटर्स शहर के संचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसी के साथ जन सुरक्षा यानी पब्लिक सेफ्टी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने और यातायात प्रबंधन में सहायता के लिए 84,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत 66 शहर अपशिष्ट को सही से इकट्ठा करने के लिए तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इन शहरों में गलियों से अपशिष्ट इकट्ठा करने वाले वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID से जोड़ा गया है। और आखिर में है स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना, जिसके तहत 172 ई-स्वास्थ्य केंद्र और 152 हेल्थ ATMs स्थापित किए गए हैं। हालांकि मिशन के समक्ष मुख्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कोविड-19 महामारी जैसे नए खतरों से निपटने योग्य स्मार्ट शहरी व्यवस्था के विकास से संबंधित चुनौती विद्यमान है। साथ ही किसी स्मार्ट शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों को सभी निवासियों के उपयोगी बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। और स्मार्ट शहरों में सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की बिक्री सुनिश्चित करना एक अन्य चुनौती है। इनसे निपटने के लिए कुछ रणनीतियां या सुझाव भी दिए गए हैं। पहला, क्षेत्र आधारित विकास। इसके लिए पुनर्विकास या फिर ग्रीन फील्ड यानी नई परियोजनाओं के विकास संबंधी अप्रोच अपनानी चाहिए। साथ ही अखिल शहर पहल, पूरे शहर में स्मार्ट समाधान लागू करना चाहिए ताकि समावेशिता और स्मार्ट आउटकम सुनिश्चित किया जा सके। चलिए खबर के अंत में स्मार्ट सिटीज मिशन यानी SCM के तहत शुरू की गई नवोन्मेषी परियोजनाएं भी जान लेते हैं। पहली, साइकिलिंग फॉर चेंज और स्ट्रीट्स फॉर पीपल। इनका उद्देश्य सक्रिय जीवन जीने को बढ़ावा देने के लिए ओपन स्पेस सुनिश्चित करना है तथा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल, जिसका उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। और आखिर में है ईट स्मार्ट सिटीज। इसका उद्देश्य स्मार्ट शहरों में फूड सेफ्टी सुनिश्चित करना और संधारणीय खाद्य आदतों को बढ़ावा देना है। जापान और भारत के स्टार्टअप्स अंतरिक्ष से मलबे को हटाने के लिए संयुक्त रूप से एक अध्ययन करेंगे। टोक्यो स्थित ऑर्बिटल लेजर और भारतीय रोबोटिक्स कंपनी इनस्पेसिटी यह अध्ययन करेंगे। इसके लिए वे लेजर प्रौद्योगिकी आधारित सैटेलाइट्स का उपयोग करेंगे। इस अध्ययन के तहत वे एक निष्क्रिय सैटेलाइट को कक्षा से हटाने और अंतरिक्ष यानों की उपयोग अवधि बढ़ाने जैसी अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के लिए व्यावसायिक अवसरों का अध्ययन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑर्बिटल लेजर एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष मलबे की सतह के छोटे हिस्सों को लेजर ऊर्जा की मदद से वाष्पीकृत यानी वेपोराइज कर सकती है। इससे अंतरिक्ष मलबे के घूर्णन को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से सेवारत अंतरिक्ष यान को मलबे से बचने में सहायता मिलेगी। अब अंतरिक्ष मलबे की बात करें तो इसे अंतरिक्ष कबाड़ भी कहा जाता है। इनमें प्रयुक्त रॉकेट के अलग अलग चरण, अनुपयोगी सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष से जुड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े तथा एंटी सैटेलाइट्स वेपन्स ASAT से उत्पन्न मलबे शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के अनुसार पृथ्वी की कक्षा में 35,150 ट्रैक किए गए ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें से केवल 25% ही कार्यशील उपग्रह हैं। ऐसे में अंतरिक्ष मलबे से संबंधित चिंताएं जानना भी बेहद जरूरी है। पहला है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए खतरा। अंतरिक्ष मलबा कार्यशील अंतरिक्ष यान को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। यह ऑप्टिक्स और सौर पैनल्स जैसे घटकों को नष्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए 10 सेंटीमीटर के एक ऑब्जेक्ट के साथ टकराव एक सैटेलाइट को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। दूसरा है केसलर सिंड्रोम। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंतरिक्ष मलबे की अनियंत्रित वृद्धि के कारण टकरावों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो सकती है। और आखिरी है पृथ्वी पर जीवन के समक्ष खतरा। बड़े अंतरिक्ष मलबे के अनियंत्रित तरीके से वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने से
पृथ्वी पर आबादी के लिए खतरा बढ़ सकता है। इससे बचने के उपायों की बात करें तो अंतरिक्ष यानों को सफलतापूर्वक कक्षा से हटाना चाहिए, उनके कक्षा में ही विखंडित होने को सीमित करना चाहिए। इसके अलावा मिशन के अंत में प्रभावी निपटान रणनीतियों को अपनाना चाहिए आदि। अंत में अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए संचालित पहले भी जान लेते हैं। पहले वैश्विक स्तर पर देखें तो इसमें पहली है रिमूव डेब्रिस मिशन। यह सक्रिय मलबा हटाने से संबंधित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए एक मिशन है। दूसरी है लिग्नोसेट, अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया एक अनोखा सैटेलाइट है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र दायित्व कन्वेंशन यानी स्पेस ऑब्जेक्ट्स के कारण होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन 1972 अपनाया गया है। और आखिरी है संयुक्त राष्ट्र पंजीकरण कन्वेंशन यानी बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट्स के पंजीकरण पर कन्वेंशन 1976 प्रभावी किया गया है। वहीं भारत में अपनाई गई पहलों की बात करें तो प्रोजेक्ट नेत्र यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस शुरू किया गया है। साथ ही 2030 तक भारतीय अंतरिक्ष अभिकर्ताओं द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन चलाया जा रहा है। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। ILO कार्यबल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों पर वैश्विक अनुमान का चौथा संस्करण जारी किया गया। खबर की शुरुआत में सबसे पहले चौथे संस्करण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 284.5 मिलियन तक पहुंच गई है। इनमें से 255.7 मिलियन वैश्विक कार्यशील आयु वर्ग यानी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग हैं तथा श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में महिलाएं 38.7% और पुरुष 61.3% हैं। इसी के साथ 2022 में वैश्विक श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की हिस्सेदारी 4.7% थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की बेरोजगारी दर गैर प्रवासियों की तुलना में अधिक थी। आपकी जानकारी के लिए आइए अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वे लोग होते हैं जिनका जन्म किसी और देश में हुआ होता है या नागरिकता किसी और देश की होती है, लेकिन किन्हीं वजहों से अपने जन्म या मूल देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बस गए होते हैं। इनमें शरणार्थी, शरण की मांग करने वाले और संबंधित समूह भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इन्हें आर्थिक समृद्धि का प्रमुख चालक माना जाता है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय धन विप्रेषण 2000 में 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2022 तक बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां भी हैं, जैसे कि भेदभाव। प्रवासियों की आय स्थानीय कामगारों की तुलना में 25% कम होती है तथा बढ़ते संघर्ष, इसमें यूक्रेन, रूस, मध्य पूर्व संकट आदि शामिल हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता। कोविड-19 के दौरान प्रवासी कामगारों को गंतव्य देशों में बुनियादी चिकित्सा सहायता एवं आय संबंधी सुरक्षा से वंचित रहना पड़ा था। अन्य चुनौतियां देखें तो इसमें जेनोफोबिया यानी विदेशियों के प्रति घृणा आदि शामिल है। आइए खबर के अंत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों पर एक नजर डालते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM। यह 1951 में स्थापित प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, यह कन्वेंशन के माध्यम से प्रवासी कामगारों के अधिकारों का समर्थन करता है और प्रवासन संबंधी निष्पक्ष श्रम पद्धतियों को बढ़ावा देता है। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1990 को अपनाया है। और आखिर में सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट 2018, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के सभी आयामों को कवर करने वाला पहला अंतर सरकारी समझौता है। सुप्रीम कोर्ट ने पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए निर्देश और सुझाव जारी किए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को TN गोदावर्मन निर्णय 1996 के अनुपालन में ओरन जैसे पवित्र उपवनों की पहचान करने के लिए निर्देश दिए हैं। चलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मुख्य निर्देशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पवित्र उपवनों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत विशेष रूप से धारा 36C के तहत सामुदायिक रिजर्व घोषित करके उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। इसके अलावा पिंपलांतरी गांव जैसे मॉडल देश के अन्य भागों में भी अपनाने और लागू करने के लिए सरकार के स्तर पर सक्रिय उपाय करना अनिवार्य बनाना चाहिए।
पिंपलांत्री मॉडल राजस्थान के राजसमंद जिले के एक छोटे से गांव में विकसित किया गया है। यह एक सामुदायिक संरक्षण प्रयास है जिसमें हर लड़की के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC पवित्र उपवनों के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति तैयार करेगा। इसके तहत MOEFCC को पवित्र उपवनों के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के लिए एक योजना भी तैयार करनी होगी। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत पारंपरिक समुदायों को संरक्षक के रूप में मान्यता देकर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि MOEFCC और राजस्थान का वन विभाग एक समिति का गठन करेंगे जो पवित्र उपवनों के मानचित्रण एवं पहचान संबंधी प्रक्रिया की निगरानी करेगी। अब बात करते हैं पवित्र उपवन यानी सेक्रेड ग्रोव के बारे में। पवित्र उपवन वन के भाग या वृक्षों के समूह होते हैं। ये उन स्थानीय समुदायों के लिए गहन सांस्कृतिक या आध्यात्मिक महत्व रखते हैं जो उन्हें संरक्षित और पोषित करते हैं। भारत में अनुमानतः 1 लाख से अधिक पवित्र उपवन हैं। इस प्रकार विश्व में सबसे अधिक पवित्र उपवन भारत में हैं। इन्हें राजस्थान में देवरा, मालवन और उत्तराखंड में बुग्याल आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको बता दें कि मेघालय के पवित्र उपवन लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया। हाल ही में असम की कुल्सी नदी में एक स्वस्थ नर रिवर डॉल्फिन को टैग किया गया। बाद में उसे नदी के जल में छोड़ दिया गया। कुल्सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। टैगिंग के तहत जानवर पर एक डिवाइस, मार्कर या टैग लगाया जाता है ताकि उसकी पहचान की जा सके या उसे ट्रैक किया जा सके। सबसे पहले टैगिंग पहल के बारे में जान लेते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो टैगिंग से नदी डॉल्फिन के प्रवास पैटर्न, रेंज, प्राप्ति क्षेत्र और पर्यावास के उपयोग को समझने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से इससे मानव गतिविधियों की वजह से नदी के अपवाह में किसी भी तरह के बदलाव का नदी डॉल्फिन पर प्रभाव को समझा जा सकता है। आपको बता दें कि टैगिंग का कार्य केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC द्वारा संपन्न किया गया है। इस कार्य को असम वन विभाग के सहयोग से भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII ने पूरा किया है। इसी के साथ टैगिंग कार्य को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी CAMPA से फंड प्राप्त हुआ था तथा राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि यानी CAF अधिनियम 2016 के तहत की गई है। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि का प्रबंधन करता है। यह निधि भारत के लोक लेखा के तहत स्थापित की गई है। चलिए इसी के साथ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है। यह प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर 2020 में शुरू की गई थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गंगा नदी डॉल्फिन के साथ साथ नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का भी संरक्षण करना है। चलिए अब गंगा नदी डॉल्फिन प्लैटनिस्टा गैंगेटिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक यानी एंडेमिक प्रजाति है। इसके पर्यावास क्षेत्र की बात करें तो यह केवल ताजे जल में पाई जाती है। यह नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी तंत्र में पाई जाती है। आपको बता दें कि वर्तमान में विश्व की 90% गंगा नदी डॉल्फिन भारत में मिलती है। इसे IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। आइए खबर के अंत में गंगा नदी डॉल्फिन की मुख्य विशेषताओं का भी रुख करते हैं। ये दृष्टिहीन होती हैं, इसलिए ये शिकार या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए इकोलोकेशन पर निर्भर करती हैं। आपको बता दें कि इकोलोकेशन तकनीक का उपयोग जानवरों द्वारा ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करने और उनकी प्रतिध्वनि सुनकर वस्तु या किसी अन्य जीव जैसे शिकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। वहीं इनकी थूथन लंबी व पतली होती है, पेट गोल होता है, शरीर चौड़ा और मोटा होता है तथा फ्लिपर्स बड़े होते हैं। खास बात यह है कि मादा डॉल्फिन नर से बड़ी होती है। यह अपने पारिस्थितिकी तंत्र की अम्ब्रेला प्रजाति है। इसे टाइगर ऑफ द गंगा कहा जाता है। इसे बिहार में सूस या सुसु भी कहा जाता है क्योंकि सांस लेते समय यह ऐसी अनोखी आवाज निकालती है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम जानेंगे लाइबेरिया के बारे में, जिसकी राजधानी है मोनरोविया। हाल ही में भारत और लाइबेरिया ने द्विपक्षीय संबंधों को गहन और विविधतापूर्ण बनाने के लिए पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया। आइए सबसे पहले इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं। यह अफ्रीका का सबसे पुराना गणराज्य है और यह कभी भी किसी औपनिवेशिक शक्ति के अधीन नहीं रहा। इस देश की भूमि सीमाएं देखें तो इसके उत्तर पश्चिम में सिएरा लियोन, उत्तर में गिनी तथा पूर्व में कोटे डी आइवर स्थित है। वहीं लाइबेरिया की समुद्री सीमा की बात करें तो इसके दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर का विस्तार है। लाइबेरिया की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यह पश्चिमी अफ्रीकी तट पर अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट वुटेव है, जिसे वोलोगीजी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की जैव विविधता की बात करें तो यह देश सदाबहार वनस्पति जैसे रेड आयरनवुड, सागौन, महोगनी आदि से भरपूर है। जीव जंतु देखें तो यहाँ बंदर, चिंपैंजी, छोटे मृग, पिग्मी दरियाई घोड़ा, चींटीखोर आदि जानवर पाए जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ सहारा से धूल भरी और शुष्क हरमट्टन पवनें चलती हैं और यह एक प्रकार की मरुस्थलीय पवन है तथा इससे उच्च सापेक्ष आर्द्रता से राहत मिलती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में NCMEI यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग NCMEI अधिनियम 2004 के तहत की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। देश के सभी 17,130 पुलिस स्टेशन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS के माध्यम से जुड़ गए हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक प्रमुख ई-गवर्नेंस कार्यक्रम है। इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना NEGP के तहत शुरू किया गया है। इंफ्रारेड रेडिएशन को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए एक नई रणनीति विकसित की गई है। इसमें हेक्सागोनल बोरॉन नाइट्राइड नामक रसायन की द्विआयामी नैनोशीट का उपयोग किया गया है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट परियोजना शुरू की है। यह यूरोपीय संघ की तीसरी प्रमुख अंतरिक्ष अवसंरचना परियोजना है। अन्य 2 परियोजनाएं हैं गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम और कोपरनिकस। नासा के शोधकर्ताओं ने अधिक डार्क कॉमेट्स यानी ओमुआमुआ जैसे खगोलीय पिंडों की खोज की है। इसका अर्थ है दूर से एक दूत पहले आ रहा है। विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में भारत और चीन ने अक्टूबर 2024 के डिसएंगेजमेंट सीमा समझौते के कार्यान्वयन की पुष्टि की। समझौते में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने और सीमा पार नदियों एवं सीमा पार व्यापार पर डेटा साझा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान NIS ने एक साथ 567 व्यक्तियों को वर्मम थेरेपी देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया। यह चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली के अंतर्गत एक अनूठी और पारंपरिक उपचार पद्धति है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।